जय हिंद साथियों। जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल में आपको सारे वीडियोस फिजिक्स के कंप्लीट फिजिक्स ठीक 3 महीने में पढ़ाने वाले हैं। तो मैं अपने वादे के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 में आज पहुंच चुका हूं। बने रहिए इस चैनल में, हमारे साथ अपना सहयोग देते रहिए। और चैनल पे नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो चैप्टर है वो है अपने पास चैप्टर नंबर 8, और जिसका नाम है धारावाही लूप तथा बलयुग्म का आघूर्ण। ये चैप्टर का नाम यहाँ पर लिखा है धारावाही लूप तथा बलयुग्म का आघूर्ण। ओवरऑल मैं आपको एक बात कहूँ तो आपको इसमें केवल दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है, या तो धारावाही लूप के बारे में या फिर बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में। लेकिन इस चैप्टर में आज इस वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, आप सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। फिर ये पढ़ेंगे कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम किसी लूप को रख देते हैं या स्थित हो लूप, तो उस पर धारावाही लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा ये भी जानेंगे। फिर इसके बाद उससे निकलने वाली विशेष स्थितियां क्या क्या हैं वो भी जानेंगे। उम्मीद करते हैं माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया होगा कि आपको इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं कि मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें मैं आपको ये तक पढ़ाऊंगा कि ये धारावाही लूप क्या है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, सबसे पहले यही पढ़ेंगे धारावाही लूप क्या है। फिर जब ये आप जान चुके होंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये है अपने पास पहली स्लाइड, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है धारावाही लूप क्या होता है। क्योंकि बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन पे रहते हैं कि यार मैं जब तक धारावाही लूप ही नहीं जानता तब तक पढ़ने का क्या फायदा। तो आपको जानना है यहाँ पर, और ये चैनल ऐसा है जिसमें हर एक चीज आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले धारावाही लूप के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक अगर मैं आपसे कह दूं कि बोलो ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक तार है। ये तार मान लिए आप, लाइन नहीं, ये तार है। ठीक है, तो अगर ये केवल एक सिंगल तार है तो इसका हम नाम दे सकते हैं चालक तार। चालक तार, मान लो ये एल्यूमिनियम का तार है तो इसका नाम क्या देंगे, चालक तार। अगर मैं ऐसा करूं कि इसमें अब मैंने इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, आई धारा मान लो इसमें प्रवाहित हो रही, तो अब इसे हम बोलेंगे धारावाही चालक तार। धारावाही चालक तार। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इसी तार को, ये जो आपके सामने तार दिख रहा है ना सीधे, इसको मैं कोई शेप दे दूं, चाहे आयताकार शेप दे दूं, चाहे वर्गाकार शेप दे दूं, या फिर सर्कुलर पाथ में बना दूं, या वृत्ताकार बना दूं, या फिर मैं इसे त्रिभुजाकार बना दूं, मतलब कोई एक शेप दे दूं। अगर वैसे ही इसको मोड़ दिया जाता है मान लो, या तो फिर आप ऐसे मोड़ लीजिए, ये मोड़ लीजिए, तो इसका नाम होता है लूप। इसका नाम क्या होता है बोलिए, लूप। इसे हम कह देते हैं लूप। ये अपनी भाषा में समझ गए। अगर मैं इसी में धारा प्रवाहित करना शुरू कर दूं, अगर मान लो मैंने इसमें धारा प्रवाहित करनी शुरू कर दी, तो ये जो चीज बन के आएगी धारावाही लूप। धारावाही लूप। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपके पास ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि धारावाही लूप क्या होता है। आप बोलेंगे कि अगर एक चालक तार है, उसी को हम किसी शेप में मोड़ दें तो वो जो बन के आती है वो होती है धारावाही लूप। अगर उसमें धारा प्रवाहित हो गई तो वो चीज लूप, और प्रवाहित कर दो धारा तो धारावाही लूप। समझ गए, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अब आपसे अगर कोई पूछेगा तो धारावाही लूप क्या होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे कि यदि किसी चालक तार को किसी विशेष आकृति के रूप में मोड़ दिया जाए, मोड़कर विशेष आकृति का रूप दे दिया जाए, तो उसे हम लूप कहते हैं। मैं इधर लिखता भी हूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन यहीं से खत्म हो जाए और हर एक चीज क्लियर होते चले। यदि हम यदि हम किसी सीधे चालक तार को सीधे चालक तार को किसी विशेष आकृति में आकृति के रूप में मोड़ दें,
तो इसे तो इस नई आकृति को लूप कह देते हैं। समझ गए होंगे बात में ये। तो लूप क्या है, अब आपको परेशान नहीं करेगा। शायद स्लाइड में दिख रहा है, स्क्रीन पे, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख जाएगा ना। दिख रहा है, उम्मीद करते हैं आपको भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप इस बात को लेकर अब सतर्क हो गए कि हाँ, ये धारावाही लूप क्या होता है। वास्तव में क्या है धारावाही लूप, आप समझ गए कि अगर मैं किसी लूप में धारा प्रवाहित कर दूं तो उसका नाम हो जाता है धारावाही लूप। लूप क्या होता है, अगर सीधे चालक तार को किसी विशेष रूप में मोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है कोई लूप। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब इसको वृत्ताकार बना सकते हैं, वर्गाकार बना सकते हैं, जिस शेप की बनाना चाहें आप। अब चुंबकीय आघूर्ण को पढ़ते हैं। ये बेस है, अगर ये चीज अगर आपको आई तो इस चैप्टर की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दिख रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। समझिए जरा, अगर मैं आपसे बात करता हूँ चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो आप बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की, तो मैं आपसे बोलूंगा देखिए जरा, अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैंने बनाया चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब मैंने इस पर रख दिया एक लूप जो मैंने बनाई। लूप मैंने ऐसे बना दिया कुछ डिजाइन, ये बना दी। मान लो ये एल है, ये भी एल है, ये बी है, तो ये भी बी है। ये इसमें ऐसे बना है, पर आप मान के चलिए ये आयताकार लूप है, ठीक से, सही से। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना थोड़ा सा कम ज्यादा, वो आप समझ जाइए कि बराबर है, ठीक। तो ये आपकी जिम्मेदारी समझने की। या तो मैं ही थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं इतना ले आता हूँ, फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। ये लंबाइयाँ अब लगभग बराबर दिखने लगेंगी। और ये जो व्हाइट वाली थी लाइन है, इनको मैं अब कवर कर देता हूँ। ये लो, कवर हो गई। ठीक, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई एल तो इसकी लंबाई एल, इसकी बी तो इसकी बी हो जाएगी। नाम अगर देना चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस इसका। अब इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, ये अगर मैंने इसमें धारा प्रवाहित कर दी, ये धारा ऐसे गुजरती रहेगी, ऐसे गुजरती रहेगी, ऐसे निकल जाएगी। ये धारा की डायरेक्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर द्विध्रुव आघूर्ण, क्या देखो ये चुंबकीय आघूर्ण को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैं कहता हूं अगर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब आप ऐसा करिए कि इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो लूप है या कुंडली है, उसका क्षेत्रफल ले लीजिए ए, एरिया को ए से, और इसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका नाम ले लीजिए आई। तो जी इनका दोनों का गुणा कर लीजिए, जो बन के आएगा उसी का नाम होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसको हम डिनोट करते हैं एम से। उम्मीद है कि ये बातें तो आपको समझ आ ही गई होंगी कि ये एम बराबर आई इंटू ए बनेगा। एम बराबर आई इंटू ए, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, ताकि आप नोट्स बना सके उसके लिए मैं लिखता हूं। बस एक बात ओवरऑल आप समझ लीजिए कि लूप का जो क्षेत्रफल होगा और उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, दोनों का गुणनफल कर लो, वही बन के आता है चुंबकीय आघूर्ण। अब यहां पर मैं लिखता हूं किसी धारावाही, सॉरी, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित लूप, स्थित धारावाही लूप, लूप के क्षेत्रफल ए तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के गुणनफल को
चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, मात्रक और इसके विमा के बारे में। आ जाओ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक और विमा क्या होता है सीखेंगे, ठीक 1 मिनट में आप सीख जाएंगे। चलो बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। तो हम एम से डिनोट करते थे, और एम बराबर आया था आई इंटू ए। अगर यहीं पर मैं बात कर देता, यदि फेरों की संख्या लूप में या कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, तब उस समय जब आप निकालेंगे एम बराबर, तो आप इसमें एन से गुणा कर लीजिए, एन आई ए। ये बन के तैयार हो जाएगा आपके पास सूत्र। फिर मैं बात करता हूं मात्रक और विमा की। तो सबसे पहले मैं बात करूं मात्रक की, मात्रक क्या होगा, फिर मैं बात करूंगा विमा की। देखिए जरा, अगर मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक तो आप बाखूबी देख रहे होंगे, ये एम्पियर होगा और ये मीटर स्क्वायर, तो बन के तैयार हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। वीमा की मैं बात करूं तो एम्पियर की वीमा होती है ए, और मीटर की वीमा होती है एल। स्क्वायर लगाया तो बन जाएगा स्क्वायर, तो मिला दोगे तो ए एल स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से यहां से मात्रक और वीमा कंप्लीट हो जाती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलना है, और उस डेरिवेशन को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप इस चैप्टर में एक धुरंधर बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसकी जड़ है इस चैप्टर की, इससे बहुत से न्यूमेरिकल्स हल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर में हम आगे डेरिवेशन कौन सा है। तो हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। डेरिवेशन है, इसको आप बड़े ढंग से पढ़िएगा। कहाँ है ये डेरिवेशन? अगर इस चैप्टर का तैयार है तो मान लीजिए आपको ये चैप्टर तैयार है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर में यही डेरिवेशन ऐसा है जिससे बहुत से न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। बहुत से क्या मतलब, लगभग सभी हल हो जाएंगे, एक दो बच जाए तो अलग बात है। इसको पढ़ो क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। पहली बात तो इस डेरिवेशन की जो ये हेडलाइन है, इसमें पढ़ोगे तो हर एक चीज जो भी है वो सब कुछ मैंने बता ही रखा है पहले ही। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते ही हो, धारावाही लूप मैंने पहले ही बता दिया इसको स्टार्टिंग करने से पहले। बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म का आघूर्ण तुम लोग पहले भी पढ़े होगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो वहां से भी आप जानते थे, यहां से भी आप जान लीजिए। पर ये जो अब आघूर्ण है ना, इसको मैं बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बताओ ये जो लूप है कहाँ स्थित है, तो बोलो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए हमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लाइनों से दिखा रहे हैं, यहाँ पर बनाए। ये बन जाएंगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइनें। अब इस पर हमें एक कोई धारावाही लूप दिखानी है, तो लूप मैं मान ले रहा हूं आयताकार है, ठीक है। तो यहां पर एक आयताकार लूप बनाओ। ये लो बना दी मैं। अब ये मान के चलिए कि आयताकार, इसमें अच्छी ना दिख रही होगी, फिर भी आपको मानना कि ये आयताकार है।
और इसमें मैं आई धारा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई धारा चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी, यहाँ पर ये होगी और यहाँ पर ये होगी। नाम कुछ दे दें इसका, इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ये बन गई आयताकार लूप एक, जिसका नाम है पी क्यू आर एस, आयताकार एक लूप है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बताओ अगर इसमें आई धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, ये किसकी डायरेक्शन है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है। तो इस जगह पर यहां पर ये जो लाइन है तार की इतनी लंबाई है पी क्यू, एक भुजा दिख रही है ना, तो इस भुजा पर लगने वाली बल की डायरेक्शन किधर होगी, चुंबकीय बल की किधर की ओर होगी। तो देखो जरा, पहले तो ये अक्ष में बना दो, इसकी ये अक्ष है, इसे बोल सकते हैं हम घूर्णन अक्ष, ठीक है, घूमेगी जैसे इसके अक्ष के परितः ऐसे घूम जाएगी। कब घूमेगी वो आप समझिए जरा यहाँ से। और ये जो पहले भुजा है ना इस पर, अच्छा यहाँ से कैसे जा रही, ऐसे ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, और यहाँ पर ये ऐसे आएगी, फिर ऐसे आकर ऐसे निकल जाएगी, समझ गए ना। अब यहाँ पर रखो जरा, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 बताता है किसके डायरेक्शन को, चुंबकीय बल की डायरेक्शन को। इसमें हमें क्या करना होता है, अंगूठे किस डायरेक्शन में रखनी, बोलो, धारा की डायरेक्शन में, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन में। तो जैसे ही रखना है देखो, ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ, ऐसे। तो बताओ ये हथेली किधर की ओर गई, अंदर की ओर। अब हम बोर्ड के अंदर तो नहीं बना सकते एरो, नहीं बना सकते ना, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं ये, और यहां लिख दे रहे हैं एफ, समझ गए, उधर की ओर लिख दे रहे हैं एफ। अब बात करते हैं जरा इस वाली पर पहले, अच्छा इस पर करो जरा, इधर वाली पे। तो कैसे रखोगे, अगर इधर वाली पे रखोगे तो कैसे रखोगे बताओ, ऐसे रखोगे, देखो सही है, ऐसे, देखो सही रखे कि नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा गलत है, ये सही है, पता क्यों, ये डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही कि नहीं, एरो आ रही है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर है, तो बताओ हथेली किधर की ओर आई, बाहर की ओर है ना, तो ये किधर की ओर आ जाएगी, बाहर की ओर। तो ये अब बाहर की ओर का मतलब वो बाहर की ओर समझ जाइए, ठीक है। अब बाहर की ओर का मतलब मैं नीचे की ओर बनाता हूँ, क्योंकि ये दिखाई तो पड़ने वाली चीजें है नहीं, तो बस आप थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा कि इस पर जो बल की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, समझ जाएंगे ना। फिर आगे बात करते हैं इस वाली पर, इस वाली पर ऐसे है, देखो देखो सही है, तो इधर की ओर है ना, इधर की ओर, तो ये इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। अगर इस पर देखेंगे तो कैसे रखेंगे बताओ, कैसे देखेंगे, रख के बताओ, रख पाएंगे। अच्छा बाएं हाथ के हथेली के नियम का प्रयोग करो, शायद उससे आसानी से कर लो। ये आई और ये बी, और ये किसको दिखाएगा, एफ को, ये आई ये बी और ये एफ को। तो आई की डायरेक्शन में इसको रखना है, बी की डायरेक्शन में इसको रखना है, तो इसको रखने के लिए आप ऐसे प्रयोग करेंगे, तो कैसे, ऐसे रखेंगे, ऐसे, ये आई ये बी, बी की डायरेक्शन में, तो ये ऐसे। अच्छा ये बताओ ऊपर की ओर जा रही कि नहीं, ऐसे रखोगे इसको, समझो जरा, देखो सही रखी मैंने, अपने हिसाब से तुम लोग रखना, मैं देखो आराम से समझाता हूँ। देखो ये डायरेक्शन किसकी होती बताओ, आई की, ये किसकी, बी की, ये किसकी, एफ की। तो देखो ये आई डायरेक्शन ऊपर जा रही कि नहीं इसमें, है ना, तो ये ऊपर की ओर, ये उधर की ओर, समझ रहे हैं। तो ये बताओ फोर्स अंदर हुआ कि नहीं हुआ, और पहले भी अंदर आया था कि नहीं आया था, समझ गए। तो ये किधर की ओर जाएगी, अंदर की ओर, समझ ही नहीं पा रहे क्या, अब समझ आया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें, तो बताओ ये अगर लूप है, ऐसे जा रही उधर की ओर, धारा उधर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र उधर की ओर। अगर इस लूप को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे घुमा के दिखा दूं, अपने आप को ऐसे घुमा के दिखा दूं, ऐसे समझो ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लूप रखी है। ये जो लूप है ना ऐसे छपी नहीं है, ये लूप छपी नहीं है, एक कागज मुझे देते तो मैं समझा पाता। ये लूप कुछ ऐसे है, मानो ऐसे 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 ऐसे, ये दिख गई ऐसे। अब रखो, ये लूप जो है ना ऐसे दिख रही, ऐसे ऐसे ऐसे, समझे, चुंबकीय क्षेत्र वो है, ऐसे रख के समझो। अब अगर रखोगे ना तो ये तुम्हें पता चलेगा इसमें ऊपर की ओर लगेगा, किधर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे उधर की साइड में, ये बात है ना। अब सुनो जरा, ये देखो इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर है, और ये दोनों जस्ट अपोजिट ऊपर की ओर, ये जस्ट अपोजिट नीचे की ओर। तो ये देखो ये ऊपर ये नीचे। एक बात समझो, इस पेन से एक क्रियाकलाप समझो, अगर इस चीज पर कोई एक बल F नीचे की ओर कार्य कर रहा हो, और इसी चीज पर एक बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा हो, तो और बल समान हो, तो क्या ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कर देंगे।
अगर 5 न्यूटन का, अच्छा मेरी बात समझो, निरस्त का मतलब क्या होता है, ये चीज है, एक दो व्यक्ति हैं जो इसको मैंने कहा कि खींचो अपनी ओर, ताकत लगा के ऐसा खींचो, तो ये एक नीचे खींचेगा और एक ऊपर की ओर। मैंने कहा 5 न्यूटन से नीचे वाला खींच रहा, 5 न्यूटन से ऊपर, दोनों ताकत लगाएंगे, कहीं जाएगा ये? कहीं नहीं जाएगा ना। मतलब ये एक दूसरे को बल को क्या कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं ना। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं, अगर ऊपर और नीचे वाले क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बात आती है इसकी और इसकी। तो ये इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, ये अब ये ऐसे समझ रहे हैं, इस पर एक व्यक्ति इधर की ओर अंदर की ओर खींचना चाह रहा है और एक व्यक्ति बाहर की ओर, यही तो बात हुई। कुंडली पर एक बल इस डायरेक्शन में, ये जो कागज है ना ऐसे सेप, एक कागज दो मुझे, मैं बता दूं जल्दी से, रुकना जरा। ये कागज देख रहे हैं आप, अगर ऐसे है, तो समझो एक नीचे की ओर अगर कार्य करे और एक ऊपर की ओर, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक इस पर आ जाओ, इस पर एक ऐसे इधर इधर की ओर खींचे और एक बाहर की ओर खींचे, तो बताओ ये घूमने नहीं लगेगी? ऐसे सोचो सर, तुम खुद ही सोचो, ये ऐसे खींचेगी, ये ऐसे खींचेगी, ये घूमने लगेगी। और जब बताओ दो बल है, एक बल इधर की ओर, एक बल इधर की ओर, तो बताओ ये दोनों बल क्या बना देंगे, युग्म बना लेंगे, दो बना देंगे ना, दो बल है तो क्या बनता है, युग्म। तो ये बना बल युग्म, दो बल हो गए। अब ये दोनों बल युग्म जो है, ये बल युग्म इसको घुमाने की प्रवृत्ति ले आते हैं, घुमाने की प्रवृत्ति, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको घुमाने लगेंगे, और जब घुमाने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण। तभी कहते हैं जब दो बल मिलेंगे और घुमाने की प्रवृत्ति कर लें तो क्या उत्पन्न हो जाता है वहां पर, बल युग्म का आघूर्ण। समझ आया ना, अब ये घूमेगा। अब एक और बात, अच्छा इसी को एक काम और है, अब एक बात समझो जरा, एक पेन और है, रुको जरा मैं दिखाता हूँ, शायद ये आपको अच्छे से समझ आए। देखो जरा, ये एक ऐसे कार्य कर रहा है और एक ऐसे, दोनों पे नजर आ रहा है आपको, बताओ। ये एक ऐसे है और ये एक ऐसे है, दिख रहे हैं दोनों। अगर मैं आपसे कह दूं इन दोनों की फोटो ऊपर से खींचो, बिल्कुल इस जगह से, ठीक है, इसके सामने से, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट करा हूं ऐसे, अब मैं कह दूं खींचो फोटो इसकी, तो तुम्हें पता है क्या नजर आएगा? फोटो में ये चीज नजर ही नहीं आएगी, आएगी क्या? ये ऊपर की लाइन नजर आएगी। जब बिल्कुल उस सामने से फोटो लोगे ना, तो हमेशा क्या नजर आएगी, ये लाइन नजर आएगी, आएगी एक लाइन। और क्या नजर आएगा बताओ, ये जो लाइन है, ये जो है ना, ये भी दिखेंगे, बशर्ते आपको ऐसा महसूस होगा कि ये यहां पर है और ये यहां पर है। क्यों, सही होगा कि नहीं ऐसा ही? भाई देखो, मैंने कहा इसके ऊपर से ऐसे खींचो फोटो, यहां से फोटो खींचो, तो पहली बात तो ये इस लाइन के सामने ये पूरा कागज है, मोटा तो है नहीं कि ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये लाइन ही इस पूरे कागज को नीचे वाले क्या कर देगी, ढक लेगी, तो नीचे वाली चीज खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा इसमें सेप नहीं है, वरना सेप मैं दिखाता तुमको, ठीक है, अब किसी दिन दिखा दूंगा मैं, तो अच्छा रुको, शायद मैं दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ, देखना जरा है, आपको पता चलेगा। दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, देखो जरा, अभी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तुम जान जाओगे कि हाँ ये रियल है। ये आप देख रहे हैं, देखो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ऐसे हुई, ये ऐसे पूरा दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस कागज को, ये तो अब पूरा चौड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो बताओ जब ऐसे करोगे तो ये देखो, ऐसे मैं फोल्ड करूंगा, समझना जरा, ऐसे है। अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ऐसे ही तो फोल्ड करूंगा, करूंगा कि नहीं? तो अगर इसको भी, अब इसको फोल्ड करने के लिए देखो, ये हाथ इधर ला रहे हो कि नहीं, तो जब मैं ऐसे लाऊंगा तो क्या आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि जब ऐसे कागज लाएंगे तो एक लाइन नजर आएगी? देखो जरा, नजर आएगी ऐसे कुछ करके, तो एक लाइन नजर आ गई कि नहीं आ गई? मतलब ये होता है, जो कागज ऐसे है तो फोटो पे पूरा नजर आएगा, बशर्ते अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से ले आऊं या ऐसे करके फोटो खिंचवाऊं तो एक लाइन नजर आएगी ना केवल। तो बस यही बात तो मैं समझा रहा था, वो मैं बैक कर दूंगा। अब समझ आ गया होगा ना हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। तो ये समझ आया होगा ना कैसे मैंने बताया था। तो बस मैं दो चित्र अब जल्दी से बना देता हूँ ताकि आपको काम आ जाए। दिख रहा है ना सब कुछ, हाँ दिख रहा होगा। अब मैं जल्दी से बनाता हूँ दोनों, और आप ये मत कहना कि नहीं अब मैं जा नहीं पाया, पहले ही मैंने सारी चीजें दिखा दी हैं और उसमें भी प्रयोग करके दिखा दिया है। अब उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो चित्र बनाने होंगे टोटल, एक तो पहले जो मैंने बनाया था वो तो बनाना ही है, साथ में जो मैं फोटो की बात कर रहा था ना उसको भी आपको बनाना होगा। ये एक हो गया। अब इसमें मुझे एक, अब इसको मैं हटा दूं पहले, कागज वागज हटो तुम, पेन भी हटो। तो नजर यहाँ से मैंने लिया एक धारावाही लूप, ये ऐसे रही, ये ऐसे रही,
ये कुछ यूं रही, रुकना जरा, आप समझिए जरा कि ये एक आयताकार लूप है, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ अच्छी बनाने की। ये लो, ये लो, अब ये सही दिख रही होगी आयताकार, ठीक है। अब इसमें धारा की डायरेक्शन भी मैं दिखा देता हूँ। देखो इसकी जो धारा की डायरेक्शन है वो कुछ यूं थी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे नीचे, ये धारा की डायरेक्शन है। नाम दे देते हैं PQRS। इसका नाम है P पॉइंट, इसका नाम Q, इसका नाम R और इसका नाम S। अब बल की डायरेक्शन जल्दी जल्दी बताइए किधर किधर थी, ये सबको याद हो जानी चाहिए। इस पर बल की डायरेक्शन यूं थी कुछ अंदर की ओर, इस पर थी जस्ट इधर की ओर अपोजिट बाहर की ओर, और ये इस पर किधर की ओर कर दें, नीचे की ओर बना देते हैं, और इस पर ऊपर की ओर। अब सुनो जरा, ये दोनों निरस्त हो जाएंगे क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है, जिसमें ये लाइन है उसी में, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये भी, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये भी। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आयताकार है, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, या जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी। तो मैं कह दूं अगर ये L है, सुनते चलो, मैं इसकी लंबाई को L देता हूं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये L लंबाई की है, और ये जो चौड़ाई है ये B है। ये लो, समझ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूं चलो एक जल्दी से फोटो खींचो इसकी, और फोटो जैसे ही खींचोगे तो आप क्या देखोगे, जो मैं चित्र बनाऊंगा वही आप देखोगे। अब सुनना जरा, मैंने कहा भाई साहब आप ऐसा करो, ऊपर से इसकी फोटो लो, जैसे फोटो खींचोगे तो ये लाइन नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी, आएगी। तो ये लाइन आपको ये कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी, आ जाएगी। अब जब ये लाइन नजर आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर नजर आएगा, मैंने दिखाया था ना दो पेन, तो वो ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे समझ आएंगे कि इससे जुड़े हैं लाइन से। तो ये वाली जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन आपके पास इस पॉइंट पर ऊपर की ओर आ जाएगी, और ये वाला जो इस पर लग रहा था वो नीचे की ओर आ जाएगा। अब जो चीजें बची उनको डैश डैश करके मिला लीजिए इसको, और ये हो जाएगी इसकी अक्ष। ये लो, और आप मान लीजिए कि ये एंगल थीटा होगा, कितना एंगल होगा, थीटा, ठीक, ये एंगल है थीटा। अब सुनिए जरा, सबसे पहला काम, अब मुझे एक बात बताओ, ये जब दोनों चित्र बनाए थे तो सबसे पहले तो धारा प्रवाहित की, लूप बनाया, चुंबकीय क्षेत्र बनाया, इस पर लगा क्या था बताओ, सबसे पहले बल लगे थे, यही पता चला था कि इस पर हमने बल की डायरेक्शन बनाई थी। सेम बल लगेंगे ये आपको पता है, तो हम लिखते हैं इधर धारावाही लूप पर, धारावाही, धारावाही लूप पर, लूप की भुजा, भुजा, इसका नाम क्या है PQ, और इसका नाम क्या है RS। PQ कॉमा RS में लगने वाला बल, बल, तो बताओ लगने वाला बल कितना था, सब लोग बता दो। लॉरेंज बल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो कितना लगता है बल बताइए। अच्छा लॉरेंज बल नहीं, क्योंकि वो दौड़ते हुए पर लग रहा था, ये एक चालक है जो मान लो भी रुका है, तो रुके होने पर कौन लगता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चालक पर लगने वाला बल, वो कितना आया था, F बराबर, बोलो एक बार, F बराबर IBL साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आया था, F बराबर IBL साइन थीटा, ठीक है, इतना काफी है। यही बल F1 होगा, और यही बल किसके बराबर होगा, F2 के बराबर। मतलब मैं आपसे बात करूं कि PQ पर मान लो F1, इस पर मान लो F2, ये F1 और ये मान लो F2, तो ये दोनों बल कैसे होंगे, बोलो सेम होंगे। वजह बताओ, देखो आई जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही वही धारा इसमें हो रही, जिस चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली भुजा, उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली भुजा है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। समझ आ गया ना।
तो अब मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स बराबर है, तो यहां पर एफ एफ लिख देते हैं, समझ गए। अब आगे बात करते हैं, इसकी लंबाई बताओ, ये बी है तो ये वाली लंबाई भी कितनी हो जाएगी आपके पास, जल्दी बोलो बी। अब यहां से समझिए, ठीक है, यहां से अब सुनो जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा बन गया, तो कोई बात नहीं, इतना ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें और पूछ रहा हूँ, एक एक करके समझना, ये डेरिवेशन केवल ये ही केवल भारी होता है, बाकी सब कुछ आसान है। अब मैं आपसे कहूं कि चलो ठीक है, ये बल लग गए। अब अगर बल लग गए तो बताओ ये बल युग्म का आघूर्ण बना दे रहे हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने समझाया था ये अगर कागज तो एक इस पर इधर की ओर बल लगा रहा था, एक इधर। अब ये घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा बताओ, क्या उत्पन्न हो जाएगा, जल्दी बताओ। बल युग्म का आघूर्ण। तो अब आघूर्ण उत्पन्न होगा तो एक बात समझना जरा, जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है, इधर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन नहीं, थोड़ी सी सूत्र है एक छोटा सा। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण वो फॉर्मूला होता है बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच, क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, की लंबवत दूरी। ये होता है फॉर्मूला बल आघूर्ण का, बल युग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब एक बात जो मैं पूछ रहा हूं वो आपको बताना होगा। मैं आपसे कह दूं कि इस फोर्स की डायरेक्शन, ये जो फोर्स है बताओ नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन मान लो मैं ऐसे डैश डैश करके दिखाता हूं, ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन, इसके फोर्स की डायरेक्शन ये है, हो गई ऐसे ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ऐसे इसमें दिख रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों के लंबवत कौन सी लाइन होगी, आपको देखना केवल ट्रायंगल में ही है, ये येलो वाले पे। तो बताओ एक ये है, एक ये है और एक ये, तो आप कहोगे ये तो कभी भी 90 डिग्री बना ही नहीं सकती क्योंकि तिरछी है। अब बची आपके पास ये डेड डैश लाइन, ये डेड डैश लाइन, दोनों के लंबवत खींचनी। अगर इस लाइन को ले रहे हो तो ये तो इसके समांतर है ना जस्ट, तो ये लाइन तो नहीं हो सकती। अब बची ये लाइन, देखो ये लाइन इससे भी 90 डिग्री पर है, इससे भी 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो बताओ इन दोनों के फोर्स की डायरेक्शन से ये वाली जो लाइन है वो कैसी, बोलो लंबवत है कि नहीं है। तो अगर मैं इसका नाम ओ दे दूं, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैं ओ देता हूं, समझते चलें, इसका नाम मैंने दे दिया ओ। अगर इसका नाम ओ दे दें, इसका नाम क्या था बोलो क्यू, इसका नाम था आर, ये क्यू है और ये आर है। तो हमें बताओ जो लंबवत दूरी मिली वो ओ आर है कि नहीं है, ओ आर, ये लंबवत दूरी। पहले तो यही निकालो, क्यों, क्योंकि ये जब निकालोगे ना तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ओ आर की, लंबवत दूरी की। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, इसी वजह से ये दूसरा बनाया भी गया था, इसमें कोई बेवजह नहीं था। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। अगर ओ क्यू आर की बात करते हैं तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा। बताओ जैसे ही साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, बताओ सब लोग। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी, तो एंगल के सामने की भुजा लंब ओ आर बटे कर्ण की वैल्यू कितनी बी। तो बताओ ये बी बटे में इधर आएगा तो गुणे में, तो बी साइन थीटा बराबर कितना बचेगा उधर, बताओ ओ आर बचेगा। ये बी साइन थीटा और बराबर में बच जाएगा ओ आर। तो ये भी आपको समझ आ गया कि जो लंबवत डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, बी साइन थीटा के बराबर। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं बी साइन थीटा। इतना सबको समझ आया। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो F1 F2 है, अब इसमें आ जाओ फिर से थोड़ी देर के लिए, F बराबर, क्या मैं इसको F1 F2 को F नाम दे दूं, F, ठीक है। अब F बराबर I, और इसको हम लोग क्या लिखा करते थे सच बताओ, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सदिश रूप यही होता था कि नहीं बताओ, ये सदिश रूप होता था कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अगर इसको इस फॉर्म में देखोगे तो हमें पता चलेगा जो एंगल है L और B के बीच का है, एंगल L और B के बीच का है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इस लाइन को ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करो ऐसे, तो ये दोनों इनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो यहां से L वाली डायरेक्शन देख लो, L और B लंबाई वाले में, चुंबकीय क्षेत्र वाले में 90 डिग्री पर है कि नहीं। तो जब ये 90 डिग्री पर है तो हम लोग ये कहेंगे कि यहां से हम लोग, ये देखो ये इनकी बात कर रहे हैं, ये लंबाई बिल्कुल सीधी है और ये इधर ये आयत ऐसे रखा है ना बिल्कुल ऐसे,
ये तिरछा मैंने बनाया ताकि लगे आपको रोटेट करना है, क्योंकि इसकी ये एक्सिस भी तो होगी, ये अक्ष है। अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो अगर समझना जरा, ये ऐसे लग रहा है ना, ऐसे बताओ ये घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा ना। तो फोर्स घूमने की डायरेक्शन क्या है, यूं है ना, यूं। कागज ये था, ऐसे समझो ये कागज है, इस पर इधर की और इसका, तो ये घूमेगी ऐसे ना। बताओ कैसे, ऐसे। तो बताओ घूमने की डायरेक्शन ये है कि नहीं, तो ये घूमेगी ऐसे, तो ये भी बना दो। ये ऐसे घूमेगी अंदर की ओर, ऐसे ऐसे अंदर की ओर ऐसे घूमना शुरू करेगी, ठीक है। ये सारी डायरेक्शन आपको बनानी ही होगी। अब यहाँ पर समझिए जरा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एल बताओ, तो बोलो आप एल सीधे है, पी किधर की ओर है, उधर की ओर। अगर एक चीज ये हो जाए और एक चीज ये हो जाए, इनके बीच कितनी डिग्री, समझ आया। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम लिखेंगे कि क्योंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री, इससे हमने ये पता कर लिया कि इन दोनों के बीच, एल और बी के बीच एंगल कितना है, 90। लिखोगे अतः, बोलो एफ बराबर कितना आ जाएगा, सब लोग बोलो, आई है, बी है, एल है, और साइन 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बोलो, 1 आती है। तो एफ बराबर क्या बन जाएगा, आई बी एल। साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या बन जाएगा, आई बी एल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद है कि ये इक्वेशन फर्स्ट तक आप बड़े आसानी से चले जाएंगे। अब बात आती है अपने पास बलयुग्म के आघूर्ण की, क्यों आती है, सुनो जरा। हमें पता था बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, सही है। बलयुग्म के आघूर्ण निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, बल की और बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बल ये निकाल लिया हमने, और क्रिया वो जो लंबवत दूरी थी क्रिया रेखा की, वो भी कितनी है, 20 sin थीटा। दोनों चीजें मिल गई, बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला लगाओ। यहां से लिखते हैं अतः, अतः लूप पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण। और कोई परेशान ना होगा, देखो मैं फॉर्मूला इधर नहीं लिखूंगा। वजह ये है कि मैंने इधर पहले ही लिख दिया था, मुझे पता था जगह कम होगी, या तो उधर ना लिखते तो इधर लिख के उधर लिखना होता। तो फॉर्मूला मैंने उधर लिख दिया है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, टाउ से डिनोट करते हैं, इससे, किससे, टाउ से। तो बताओ अगर मैं लिखूं टाउ बराबर, तो टाउ क्या लिखोगे, बल, तो बल कहाँ है, एफ, फिर गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का नाम क्या था, ओ आर। तो इंटू में क्या लिखोगे, ओ आर। समझ जाओगे ना। मतलब आपको इस येलो लाइन के नीचे ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं एरो बना दूं इधर की ओर, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, एक एरो में समझिए। मुझे यहाँ के बाद ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब ये लग जाएगा उसके नीचे का ये काम है। चलो बताओ जरा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो टाउ बराबर एफ की वैल्यू कितनी बोलो, आई बी एल, इंटू ओ आर की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा। तो बताइए जरा, टाउ बराबर आई तो ये हुआ, बी ये हुआ, एल इंटू बी, ये क्या है, एल क्या है बोलो, लंबाई थी इसकी, और ये बी क्या है, इसकी चौड़ाई। सही समझ आया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई। अब बताओ एल इंटू बी क्या होता है, जल्दी बताओ, आयत का क्षेत्रफल। अगर ये आयत का क्षेत्रफल है तो क्या इसकी जगह में इंटू में ए लिख सकता हूं मैं, कैपिटल लेटर में ए, और आगे क्या लिखा है बोलो, साइन थीटा। समझ गए। अब यहां पर मैं कुछ चीजें जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है क्षेत्रफल, एरिया, ए बराबर आई इंटू ए, ए बराबर आई इंटू ए। एक और चीज, एम बराबर होता है, सॉरी, एल इंटू बी, और ये आई इंटू ए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं। एल बी की जगह में आ गया है ए, और आई और ए को मिलाकर क्या लिख सकता हूं मैं, एम। क्या लिख सकता हूं मैं, एम। ठीक है। तो अब अगर मैं, अच्छा ये चीज़ समझना, ये काम आएगी, बहुत काम आएगी आपकी। तो पहले तो मैं इसको बॉक्स में बंद करता हूँ, ये बन गया। अगर मैं लिख दूं यदि फेरों की संख्या एन हो, इसको मैं एक सेकंड के लिए मिटाता हूँ, ऊपर वाला सही है। यदि, यदि फेरों की संख्या एन हो, यदि फेरों की संख्या एन हो, फेरों की संख्या एन हो, तो जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएं। हम कहेंगे कि ये टाउ बराबर बन जाएगा एन आई, अब ए पहले लिखो, फिर बी लिख दो, और फिर साइन थीटा। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझसे बताएं अभी। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है ना।
क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है अगर ये फेरे बढ़ते जाएंगे तो धारा का मान बढ़ता जाएगा, और धारा बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ आ गया। लेकिन एक बात और इसमें थोड़ी सी बात है, वो आप समझिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं ये एनआईए के बारे में जानते हो क्या? हम कहेंगे हाँ जानते हैं, क्योंकि अभी तो पढ़ के आए। ये एनआईए क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है ना, एम। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, चूंकि एम बराबर होता है एन आई ए, इसके बाद है ये, ठीक है। अतः अतः अब जो टाउ बराबर बनेगा अपने पास, टाउ बराबर, तो बताओ ये एन आई ए की जगह में, इसकी जगह में हमको क्या लिखना है? एम, तो एम बी साइन थीटा बन जाएगा, एम बी साइन थीटा। ये बन के तैयार हो गया आपके पास फोर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या समझ गए ना? तो बताओ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई एक धारावाही लूप किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो, ठीक है, तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है? तो आप कहोगे एम बी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? एम बी साइन थीटा के बराबर, या बोल सकते हो एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर। और अगर फेरों की संख्या एक हो, केवल एक ही तार को ऐसे फोल्ड किया गया हो, तो आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा। अब हम इसकी विशेष स्थितियां पढ़ेंगे। मान लो थीटा 90 हो जाए तब कितना होगा, थीटा 180 हो जाए तब कितना होगा, थीटा 0 हो जाए तब कितना होगा, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखो ये साइन आया ना, पहले इसको सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना, ठीक। अब सुनो जरा, अगर मैं बात करता हूं इसी में विशेष स्थितियों की, तो हमने पता कर लिया है जो चुंबकीय आघूर्ण है वो m बराबर NIE था, और जो टाव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण था, बलयुग्म का आघूर्ण सॉरी, तो ये था एम बी साइन थीटा के बराबर। यह है सूत्र। अब अगर मैं पहली कंडीशन अप्लाई करूं, जब कोण, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब कितना हो, थीटा 90 डिग्री हो, तब अगर मैं बात करता हूं तो टाव बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एम बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती बोलो, एक, एम बी एक, तो टाव बराबर क्या आ गया, एम बी। ये मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, फिर मैं ओवरऑल बताऊंगा कि क्या बात हुई, इसका मतलब क्या है। जब थीटा बराबर 0 हो जाए, कितना हो जाए, 0, इस हालात में अगर मैं बात करता हूँ टाउ की, तो क्या आएगा बोलो, एम बी साइन 0, एंगल की वैल्यू कितनी, 0। तो बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, सब लोग बोलो 0, तो टाउ बराबर कितना मिल जाएगा, 0। फिर अगर आप 180 लेने की कोशिश करेंगे ना, तब भी यही कंडीशन मिलेगी आपको। जब थीटा बराबर 180, और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, 0। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ना जाओ ना, छोड़ो, कॉस में यहाँ तक जाते हैं, साइन में यहीं तक रहते हैं। अब ये बताओ साइन में सबसे ज्यादा मान कितने का होता है, 90 डिग्री का। सबसे कम मान होता है 0, है ना, 0 से -1 भी होता है ना, और हम ये कहेंगे सबसे कम कितना होगा, 0। अब ये कितना होगा, एम बी। तो बताओ इन दोनों में सबसे अधिकतम कौन है, ये वाला ना, क्योंकि ये तो 0 है, तो इसको हम कहते हैं टाउ मैक्स, और ये टाउ मिनिमम। बस याद रखोगे। अब बताओ कितने लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं जो मैंने आज पढ़ाया। देखिए जो इसमें आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, चलो ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, ठीक है। तो ये है मान लो। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम इसमें जो लिखा है उसे ढंग से पढ़ लेना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, और उसको घुमाने में कितना किया गया कार्य होगा, ये हमें पता करना है। इसका दूसरी तरह से एक और पूछा जाता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये भी बात पूछी जाती है। तो जो कार्य होगा वही ऊर्जा बन जाएगी, याद रखेंगे, जो कार्य होगा वही ऊर्जा होगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, जो ये निकालेंगे वही उसका आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर मैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को लाइनों से बना दे रहा हूँ।
ये है आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये लो, ऐसे मैंने बना दिया। अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। तो मान लो कि ये है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की डायरेक्शन, इधर से इधर की ओर, समझ जाएंगे, इधर से इधर की ओर। अब हम क्या करेंगे, कुछ लाइनें कम कर दें, जरूरत नहीं है इतने की मुझे। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं। पहले मान लो कि ये बिल्कुल ऐसे रहा होगा, ये ऐसे रखा था द्विध्रुव जिसका नाम था ए बी। ये बिल्कुल क्षेत्र की डायरेक्शन में है कि नहीं बताओ। अगर यहाँ माइनस क्यू आवेश होता, यहाँ प्लस क्यू आवेश होता, तो इसकी डायरेक्शन कुछ यूं होती, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब एक बात समझे जरा, यहाँ पर देखो घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। अब देखो ये मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ऐसे रखा था, अब इसको मनमर्जी के मुताबिक ऐसे घुमाएंगे। ये ऐसे रखा है, हम इसको घुमाएंगे। मुझे नहीं पता कितना घुमाएंगे। जब नहीं पता कितने से घुमाएंगे तो हम मानेंगे कि मैंने थीटा कोण घुमाया। कितना कोण बोलो, थीटा कोण। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि ये अभी की स्थिति है, कब, जब नहीं घुमाया जा रहा है। फिर जब घुमाएंगे तो मानो कि ये कुछ ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। मान लेते थीटा कोण घुमाएंगे तो ये कुछ यू बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसका ये ए और बी ही है, तो बताओ इधर से ये कितना एंगल घूम गए हैं बोलो, थीटा। इसमें बुक में आपके चित्र नहीं बना है, ये मैंने इस वजह से बनाया है ताकि आपके दिमाग में ये हेड करे कि मुझे कैसे समझना है। ये पहले चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में था बिल्कुल, फिर उससे कितना कोण घुमाना हम चाहते हैं, थीटा कोण। तो जब इतना घुमाएंगे तो कितना कार्य करना होगा, ये हमें पता करना है। स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे मेन काम क्या होता है बताओ, हिंदी लिखना। अगर आप हिंदी लिख पा रहे हैं इसकी तो आप समझ आइए सब कुछ का आप काम कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ये लिख देंगे, ठीक है। लिख देंगे माना, माना एक चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया गया है। जिसमें किया गया कार्य डब्ल्यू है, जिसमें किया गया कार्य डब्ल्यू है। तो हम क्या निकालेंगे बोलो, यही डब्ल्यू ही तो निकालने वाले हैं। तो ये तो लिख गई हिंदी जो सबसे जरूरी है। अब हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझते चलेंगे। एक बात मुझे बताओ, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चालक लाकर रख दो, तो बताओ क्या उस पर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है कि नहीं करता है। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव रखोगे तो एक में माइनस क्यू आवेश होगा, एक में प्लस क्यू एक तरफ होता है। तो इन पर भी क्या कार्य करने लगता है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता था, बताएं। तो यहाँ पर कौन सा आघूर्ण कार्य करेगा बताओ, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। तो हम क्या लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। स्टार्ट करते हैं, इधर से लिखते हैं चुंबकीय यहाँ तक दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कारण द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण
क्या इसका डेरिवेशन मैंने पढ़ाया था आपको कल ही? और क्या लिखाया था बोलो? टाउ बराबर कितना होता है, जल्दी बोलो। एम बी साइन थीटा। क्या मैं यहाँ पर लिख दूं आपके सामने कि माना कि द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण m है, यहाँ लिख देता हूं मैं इसी पे आगे। माना द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण m है। तब बस समझ गए, ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये टाउ बराबर एम बी साइन थीटा मिल गया आपको, ठीक है, इतना हम जानते थे और इतना सही भी है। अब एक बात सोचो जरा, हम क्या करने वाले हैं, पहले एक बात सुनो। फिजिक्स कहती है कि जैसे आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन से कितना घुमाना है बोलो, थीटा कोण। तो आपको इतने घुमाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है समझो जरा। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर समझो, और उधर इसे अप्लाई करना। ये है। और अगर आप मान के ये चलिए कि आपके पास ये चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकीय द्विध्रुव है, मान लो ये द्विध्रुव है, तो इसको आप थीटा कोण तक इतना घुमाना चाहते हैं, ऐसे घुमाना चाहते हैं, ये इतने से ये इतना घुमाना चाहते हैं, तो फिजिक्स कहती है ये काम मत किया करें। आप ऐसा करिए कि पहले बिल्कुल थोड़ा सा कोण घुमाइए। मतलब ये हुआ कि आप इतना है, जैसे इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो बिल्कुल इतना सा घुमाए, पहले इतना कोण घुमाइए, फिर देखिए क्या ये इतने में आप काम कर पा रहे हैं। अगर इतने में आप सफल हो पा रहे हैं थोड़े थोड़े पार्ट में, तो फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये हुआ, फिजिक्स हमें ये सिखाती है कि किसी भी काम को धैर्य से करना चाहिए। ये याद रखे, एक साथ बड़ा सा काम नहीं करना, ये फिजिक्स के भी अपने सिद्धांत है। फिजिक्स कहती है अगर बड़ा काम है तो उसे पार्ट में डिवाइड कर लो, और पार्ट वाइज करते जाओगे तो आसानी से बड़ा काम हो जाएगा। तो बताओ क्या हमें क्या करना चाहिए, पूरा एक साथ थीटा कोण घुमाना चाहिए? नहीं, हम ये मान के चलेंगे कि इसी को देखना जरा, मैं यहीं पर एक चित्र बना रहा हूँ इसी में, ठीक है, और वो ऐसे होगा। देखो ये जो इतना था रेड वाला मेन है, ये वो है जो हम घुमाना चाहते हैं। लेकिन हम इसी रेड वाले को पहले बिल्कुल थोड़ा सा घुमाते हैं, इतना। ये कितना एंगल होगा बोलो? डी थीटा होगा। कितना होगा? डी थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं द्विध्रुव को, द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र से, क्षेत्र की दिशा से अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, यहाँ लिख दो, छोटा सा कितना बोलो? डी थीटा। छोटा सा हो जाएगा ना, डी थीटा तक घुमाने में, तक घुमाने में किया गया कार्य। कितने लोग कार्य का फॉर्मूला जानते हैं? कितने लोग किए गए कार्य का फॉर्मूला जानते हैं? कार्य बराबर क्या होता है इतना बता दो। क्या हम जानते नहीं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन? गलत जवाब है ये। हाँ ये बात सही है, क्योंकि जब किसी चीज, जब कोई रेखीय विस्थापन हो रहा हो, रेखीय विस्थापन हो रहा हो, तो वहां पर फॉर्मूला बनता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन ये जो विस्थापन हो, कोणीय विस्थापन हो रहा हो, कोण के अनुदिश ये विस्थापित हो रहा हो, कोण के हिसाब से, ये बताओ कोण के हिसाब से घुमा रहे हो कि नहीं? घुमाने में कोणीय विस्थापन मिलता है, तो उस समय बल की जगह में बल आघूर्ण बन जाता है, और केवल रेखीय विस्थापन की जगह में कोणीय विस्थापन आ जाता है। समझ जाएंगे? तो यहां पर जो चीज आएगी वो बल आघूर्ण आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा बोलो? कोणीय विस्थापन। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला कार्य का क्या बनेगा? अच्छा बताएं कितना कोणीय विस्थापन ले रहे हैं, बताओ? अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा। अच्छा बताओ, जब थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे है और इसको आप ऐसे घुमाना चाहते हैं, ऐसे था ऐसे घुमाना चाहते हैं, बहुत कम घूमा, तो कार्य भी तो बहुत कम करेंगे आप। तो यहाँ पर थीटा कार्य भी कम होगा, और जब कार्य कम होगा तो डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू आप यूज कर सकते हो। अगर एक तरफ डेल्टा यूज किया है तो इधर भी चाहो तो आप डेल्टा यूज कर सकते हो। तो यहां से डी डब्ल्यू यूज कर लो, और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण तो टाउ होता है,
और ये कोणीय विस्थापन जरा देखो, मैं एक बार में लिख दूं ताकि थोड़ा सा पेज बच जाएगा इसी में, तो और मैं करा दूंगा। बल आघूर्ण कितना है बोलो, यही तो है, ये है कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका नाम दे देते हैं। यहां से रख लो, तो एम बी साइन थीटा इंटू कोणीय विस्थापन कितना बोलो, डी थीटा, ये डी थीटा। तो अगर इसको गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा। समझ आ गया, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। इस तरह से आपने ये पता कर लिया कि जो रेड वाला था ना, इसको मैं पहले बहुत कम अगर करता, तो ये हाईलाइट कलर देख रहे हैं, इतना घुमाता छोटा सा, तो मुझे इतना काम करना होगा। अब हमें पता चल गया, नहीं मैंने ना थोड़ा सा अगर घुमाने पर देखा, अगर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा घुमाऊं तो कार मुझे पता चल गया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको घुमाकर पूरा घुमा लूं जितने मन मर्जी के मुताबिक। तो जब आप थोड़ा सा घुमा चुके हो तो फिर आप क्या कहेंगे, अतः अब द्विध्रुव आघूर्ण को या द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य। लिखते हैं अब, अतः लिखेंगे अब द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। अच्छा एक बात बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मतलब बताओ। द्विध्रुव ऐसे है, रेड वाला है ना, मेन वाला रेड था, तो चुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर भी है और ये द्विध्रुव भी इधर की ओर है, तो बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना, 0 है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इसका मतलब है 0 डिग्री लिखना, यही बात हुई कि नहीं हुई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 0 अंश से थीटा कोण, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो क्या करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि जो भी कार्य होगा बस इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम इसी का समाकलन करते हैं, ये वाला जो है ना, इसका नाम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का हम क्या कर लेंगे, समाकलन। तो देखो डी डब्ल्यू है इधर, तो इधर बनाया समाकलन का चिन्ह डी डब्ल्यू। अब ये तो यही चीज है ना, तो इधर भी लिख लो एम बी साइन थीटा और आगे डी थीटा। अब एक बात समझिए जरा, आपने सीमाएं तय कर दी कि मैं इस द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री से केवल थीटा कोण तक ही घुमाएंगे। हम आपने डायरेक्शन फिक्स की ना इसकी कि 0 डिग्री से कितना घुमाएंगे, थीटा कोण। तो आपने सीमा दे दी कि 0 से कहां तक जाना है बोलो, थीटा, 0 से कहां तक जाना है, थीटा। तो जो लोअर लिमिट है वो 0 अंश होगी और जो अपर लिमिट है वो थीटा होगी, 0 अंश होगी और थीटा होगी। तो बताइए 0 से लेकर थीटा कोण तक घुमाने में डी डब्ल्यू करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, डब्ल्यू तक। तो इधर का ओवरऑल जो कार्य आएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन जब इधर आएगा तो मेरी बात समझना जरा, ये जो समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के। ये डी ही बताता है हमेशा, मैंने कहा था ना बायोलॉजी वाले बिल्कुल आराम से समझ लेंगे। डी जिसके पहले लगा होगा, तो यहां पर किसके पहले लगा है बोलो, थीटा के पहले लगा है, तो थीटा वाली चीजें इस चिन्ह के अंदर रहेंगे, बाकी सब बाहर आ जाएंगी। तो एमबी में तो कहीं थीटा नहीं है, तो एमबी आ जाएगा बाहर अपने पास। फिर क्या होगा बोलिए, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा अंदर रहेगा और क्या रहेगा बोलो, डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब 0 डिग्री से कहां तक जाना है आपको, थीटा। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको लिख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। आपको याद करना होगा, सूत्र मैं इधर लिख दूं, इधर इधर, हाँ जगह कहाँ मिलेगी मुझे, इधर ही मैं लिख देता हूँ सूत्र, कि इधर कुछ खास जरूरत ना पड़ेगी मुझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा डी थीटा, तो आपको बोलना है माइनस का कॉस थीटा। देखो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो कि सी लगाऊं मैं,
मैं केवल बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाले बड़े समझदार हैं कि कांस्टेंट सी लगाया जाता है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर देखो निश्चित समाकलन चलता है। सबको पता है समाकलन में निश्चित समाकलन होता है तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमें सी लगाने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पर निश्चित के लिए यूज करूंगा। तो मैं सीधे निश्चित के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि साइन थीटा का क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पर सुनिए जरा, और अपने आप से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा लेना कि नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये है सूत्र। तो चलो बताओ जरा, अब क्या आप कह सकते हो कि ये जो W आएगा ये किसके बराबर आएगा, बोलो। MB तो है ही, और ये जो है ना साइन थीटा, ये क्या बना देगा, बोलो। साइन थीटा डी थीटा क्या बनाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये जो लिमिट है यहां आ जाती है 0 अंश से लेकर थीटा। इतना करने के बाद हम पहुंचेंगे आगे। अब देखते हैं जरा, इसके बाद यहां आपको देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके बाद क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये W है, लिखा रहने देंगे। MB है, लिखा रहने देंगे। ये माइनस का कॉस है, इसको माइनस चिन्ह बाहर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बार बोलो फिर से। W बराबर माइनस का MB, और अंदर बोलो क्या बचेगा, कॉस थीटा, और 0 डिग्री से थीटा। बताओ, 0 डिग्री से थीटा। अब यहां पर ये तोड़ना कई बार सिखा चुके हैं हम। तो अगर अपर लिमिट पहले रखनी होती फिर लोअर लिमिट, तो यहां पर बताएं W बराबर माइनस का MB, और ब्रैकेट में थीटा की जगह में थीटा रखोगे तो कॉस थीटा ही बना रहेगा। समझ आ गई होगी बातें। फिर आपको माइनस चिन्ह लगाना होता है। अब थीटा की जगह में 0 डिग्री लिखना है तो कॉस 0 डिग्री। अब बताइए जरा, क्या ये W बराबर अगर हम हल करें तो MB और ये MB कॉस थीटा माइनस का 1, क्योंकि कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1 होती है। अब ये माइनस की एंट्री कर दो तो W बराबर क्या बनेगा, MB तो बाहर रहेगा, और जब माइनस की एंट्री करते हो तो जो अंदर माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस। तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला पहले, और कॉस हो जाएगा माइनस का, तो कॉस माइनस का कर। उम्मीद है कि इतना सबको समझ आ गई होगी। कोई अगर ऐसी चीज जो इसमें अभी भी ना आई हो, आजाद है पूछने के लिए। बताएं, किसी को कोई दिक्कत हुई इतना समझने में? नहीं हुई, सब समझदार बच्चे बैठे यहाँ तक, वो बात सही। बड़े पढ़ने वाले हैं। चलो स्थितियां देख लेते हैं, इसकी विशेष स्थितियां। आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेष स्थितियां। जगह कम है, अरेंजमेंट अच्छे से भी करना। विशेष स्थितियां। अब फर्स्ट नंबर देखो, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो ये द्विध्रुव है ना, ये बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में ही रहे, ऐसा ही रहे। तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको घुमाना चाहते हैं, एक भी नहीं घुमाना चाहते हैं? तो बताओ थीटा की वैल्यू कितना लेना चाह रहे हैं आप, 0 डिग्री। तो जैसे ही लेना चाहेंगे थीटा की वैल्यू 0, तो इस स्थिति में कितना आ जाएगा, बोलो। हम क्या कहेंगे, W बराबर क्या होगा, MB और 1 माइनस कॉस, इसी पे रखना है हर एक चीज, तो 0। तो बताओ 1 माइनस कॉस 0, तो W बराबर क्या आ जाएगा, MB और 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 में 1 जाएगा 0, तो ओवरऑल पूरा आंसर कितना, 0। तो ये आप समझ पाए कि अगर हम ये कह दें कि हम इसमें से एक भी घुमाना ही नहीं चाह रहे, जिस दिशा में है उसी दिशा में रखना चाहते हैं, तो फिर एंगल कितना लिया जाएगा, 0। और जब 0 लोगे तो यहाँ पर रखोगे तो 1 माइनस कॉस 0, 0 का मान 1, 1 में गया 0, 0 गुणा करोगे आंसर पूरा 0। तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करना होगा। अच्छा खुद ही सोचो ना, अगर चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव रखा है, उसको जब घुमा ही नहीं रहे तो कार्य कितना होगा, 0, जाहिर सी बात है। अब सुनो जरा अगला, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे बोलूं सेकंड नंबर,
जब थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब समझते जा रहे हैं ना। वो ये कहेगा जब चुंबकीय द्विध्रुव को या द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण तक घुमाया जाता है तब कितना कार्य करना होगा। तो बताओ इस बार थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ये यहां पर रखेंगे हम 90 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर क्या बन के तैयार होगा बताओ। डब्ल्यू बराबर तब डब्ल्यू बराबर एम बी और 1 - cos 90। और सभी बच्चे जानते होंगे cos 90 अंश का मान कितना होता है, बोलो। cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो आ जाएगा एम बी और गुणे में 1 - 0। 0 cos 90 अंश का मान 0। 0 से कोई मतलब हमें नहीं है, तो एम बी को गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो एम बी। फिर तीसरी कंडीशन देखिए जरा। अगर मैं तीसरी कंडीशन की बात करता हूं, क्या लिखेंगे, जब थीटा बराबर 180 डिग्री। तब अब फिर इसी फॉर्मूले पे रखो, ये मेन फॉर्मूला है, इसी में रखना है आपको बार बार। तो यहाँ पर कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी और 1 - cos 180। क्या सभी बच्चे जानते हैं cos 180 अंश का मान -1 होता है। अब देखो ये -1 देगा, यहाँ पहले से ही माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, 1। तो ये बताओ 2 बना कि नहीं, 2 का गुणा एम बी एम करोगे तो 2 MB। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ध्यान से सुनकर बताएंगे। सबसे कम कितना आया है, सबसे ज्यादा कितना आया है। तो ये मिनिमम होता है, और ये इसे स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं, इसे अस्थायी कहते हैं। समझ आएंगे। तो बताओ ये मिनिमम और मैक्सिमम अब लगाना चाहेंगे आप, तो क्या बता नहीं सकते कि ये है मैक्सिमम और ये है, ये लो। उम्मीद है कि अब तो पूरी तरह से समझ आ ही गए होंगे ये डेरिवेशन। ठीक, तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और ये डेरिवेशन इस तरह से कंप्लीट। अच्छा, कई बार आया है ये, पढ़ें ध्यान से पढ़ें। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा मापी में क्या है। धारा मापी नाम सुना होगा आपने, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी दिख जाएगा। सुनिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं धारा मापी क्या है तो आप क्या बताएंगे, बताओ। धारा मापी क्या है, बताओ। धारा मापी क्या है, नाम सुने हो? जो धारा को मापे वही धारा मापी है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान या फिर उसकी तीव्रता को मापता है। किसको मापता है, मान या फिर तीव्रता को मापता है, उसी का नाम क्या होता है, धारा मापी। समझ जाएंगे सब लोग। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, धारा मापी धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा के मान और तीव्रता को मापने में सहायक होता है। ये समझ गए आप धारा मापी के बारे में, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई, नहीं धारा मापी जान जाएंगे ना। धारा मापी एक ही लाइन में बता देंगे, जो धारा के मान को माप ले या फिर उसकी तीव्रता माप ले, तो फिर उसे हम क्या नाम देंगे, धारा मापी। लेकिन धारा कई तरह की होगी है ना? एक एम्पियर में भी सीधे धारा को एम्पियर में मापा जा सकता है।
तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जब धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ाएंगे, उसमें आगे बताएंगे कि जो सीधे एम्पियर में माप ले उसका नाम हो जाता है अमीटर। धारा मापी ही होता है वो, बस वो प्रो लेवल का होता है, जैसे आईफोन में चलता है ना, प्रो प्रो मैक्स, वैसे ही इसमें भी इसका प्रो वर्जन आएगा आगे, तो उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम क्यों, अब बात आती है अमीटर। ये देखो आ ही गया, अमीटर क्या होता है, देखते रहें स्क्रीन पे। स्क्रीन महोदय एडजस्ट हो जाए, हाँ सही है। कौन बनेगा करोड़पति है? अच्छा, क्यों ऐसा होता है कि किसी ने आज तक करोड़ रुपए जीतते हुए किसी को नहीं देखा होगा? लिखा हर किसी में होता है, कौन बनेगा करोड़पति? देखे हो, सुने हो कभी? ना सुने होगे। जब सब जाते हैं 10 लाख तक, 20 लाख तक, फिर बैक आ जाते हैं, करोड़ तक क्यों लिखा होता है कौन बनेगा करोड़पति? पता नहीं किसने जीता है, सर्च करना। लो, अमीटर क्या होता है? अमीटर क्या है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए धारा मापी से। अगर धारा मापी जो है अपने पास, जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, धारा मापी का दूसरा नाम क्या होता है बोलो? गैल्वेनोमीटर। धारा मापी ही गैल्वेनोमीटर होता है, अंग्रेजी है इसका ट्रांसलेट। तो पहले वो क्या होता है? धारा मापी हिंदी वाला, और वो इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर। अगर मैं ऐसा कर दूं कि धारा मापी के समांतर कर, पहले तो ये सुनो अमीटर क्या होता है, कि इसका जवाब तो हम कहेंगे अमीटर। अमीटर अमीटर एक ऐसा एक ऐसा सुग्राही यंत्र होता है, यंत्र होता है जो किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में धारा के मान को, धारा के मान को सीधे एम्पियर में मापता है। बस समझ जाएंगे। बस जो धारा के मान को सीधे एम्पियर में ही पढ़ दे उसका नाम क्या होता है? अमीटर। अब ये बनता कैसे है, तो ये भी आप समझ लीजिए जरा, नोट कर लेना समझने के लिए इसे। यह है धारा मापी का प्रो वर्जन है। ये लो, इसमें भी आने लगे वर्जन, प्रो वर्जन। समझ गए? तो ये धारा मापी का ही क्या है बताएं, प्रो वर्जन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक धारा मापी एक अमीटर है, कौन अच्छा होगा, तो आप बता दीजिए अमीटर, है ना, क्योंकि ये प्रो है तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये सीधे एम्पियर में पढ़ देता है। और एक और बात है, ये सुग्राही यंत्र है, मतलब इसमें कमियां कम पाई जाती हैं धारा मापी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अब देखते हैं ये धारा मापी, मैंने कहा धारा मापी का ही ये प्रो वर्जन है, मतलब धारा मापी में कुछ खिलवाड़ करते होंगे, कुछ नया कुछ ऐड करते होंगे, तो ये बन के तैयार हो जाता होगा। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम धारा मापी से अमीटर को बना सकते हैं। समझे? धारा मापी से कैसे आप बनाएंगे अमीटर को, तो चलो देखते हैं धारा मापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण होता है। यहाँ पर सुनिए सर। हम्म, ये आ गया अपने पास धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो सुनो जरा, पहले ये होता क्या है आप सुन लीजिए। अगर हम ऐसा करें कि धारा मापी ले, तो धारा मापी को हम कैसे डिनोट करेंगे बोलो? जी से। कैसे डिनोट कर लेंगे? जी से। ये कैपिटल लेटर का आप जी बना लीजिए। तो ये आप समझ आइए ये क्या है, धारा मापी। इसे गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं या फिर धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर।
अब हम ऐसा करें कि इसके समांतर क्रम में, मान लो ये ऐसे वायर था पूरा, ठीक है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि इसके समांतर क्रम, भाई लाइन तो खींच जाओ, बड़ी गंदी चीज। ये लो, मान लो कि इस जगह से मैंने क्या किया, एक तार लिया और यहां पर एक ऐसे 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 ये एक प्रतिरोध शिफ्ट कर दिया। ये लो, जोड़ दिया। और इस प्रतिरोध का नाम दे दे संट। अब तुमने पढ़ा होगा, ये आपके इसमें पूछा गया है, संट क्या होता है। हाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन बैंक या फिर अनसॉल्व उठाकर देखिए, उसमें लिखा होगा संट से आप क्या समझते हैं। या 2023 का शायद पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा था संट क्या होता है। तो वो यही है। इसका नाम क्या है, एस। इसका नाम क्या है बोलो, एस। एस क्या है, प्रतिरोध ही है। बशर्ते इसे हम संट प्रतिरोध कहते हैं, तो संट प्रतिरोध को किससे डिनोट कर लेंगे, एस से। बोलो किससे, एस से। इसका नाम मैं नाम लिख दूं, संट प्रतिरोध इसे कहते हैं। संट प्रतिरोध, ये गैल्वेनोमीटर। अच्छा एक बात बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे मान के चलिए कि कुल धारा आई आ रही है, बताओ, ये आगे परिपथ है मान लो, ठीक है। इससे कुल धारा आई निकली, इस पॉइंट के बाद क्या धारा बटेगी नहीं, सोच के देखो जरा, बटेगी ना। कुछ धारा इधर की ओर चली जाएगी, कुछ धारा इधर की ओर आ जाएगी, आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर की ओर धारा कितनी जाएगी, तो मुझे क्या पता कितनी जाएगी, बशर्ते मैं ये कहूंगा जो धारा इधर जाएगी उस धारा का नाम होगा गैल्वेनोमीटर वाली धारा। होगा कि नहीं होगा, भैया गैल्वेनोमीटर में जा रही है, तो जो धारा होगा इसका नाम क्या देंगे, गैल्वेनोमीटर वाली धारा। तो इस वजह से यहां से जो गुजरेगी धारा, इसका नाम दे देंगे आई जी। समझ जाएंगे, आईजी का मतलब जो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली है वो धारा। फिर इसके बाद समझो जरा, मैंने कहा आपसे कुछ मैथमेटिक्स लग जाए यहीं पर ताकि चीजें आसान हो जाए। रुको, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास 50 रुपए थे इधर से, और ये पॉइंट है ऐसा जहां से मुझे कुछ पैसे बांट रहे हैं। एक व्यक्ति इधर बैठा है और एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास 50 रुपए थे इधर, और इधर मैं जब इधर की ओर देखा तो इस व्यक्ति को पैसे देने ही देने हैं, तो इसको मैंने 10 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए बताओ, इधर इसको कितने रुपए आप देंगे, कितने रुपए देने होंगे आपको। और एक भी बचाने नहीं है आपको, पूरे दे ही देने हैं। ये नहीं नहीं मैं एक दे दूंगा बाकी बचा के ले आऊंगा, ये सब नहीं करना है। आपके पास 50 थे, इधर 10 चले गए, तो बताओ 50 में इधर कितने आएंगे, 40 आएंगे ना। 40 कैसे पता चला आपको 40, बस इतना बताओ। 50 में से 10 को घटाया तो 40 40 पता चला। तो वैसे ही बताओ, अगर आई थी टोटल धारा, आई जी इधर निकल गई, तो इधर कितनी जा रही होगी, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। बड़े समझदार बच्चे हैं, जल्दी से समझ गए, समझ आया। बताएं, ये आई माइनस आई जी बचेगा, सबको पता चल गया ना कैसे। अगर आई है, आई जी मान लो मैंने इधर निकाल दी, तो अब बची कितनी होगी, आई में से आई जी को घटा देंगे, तो ये हटो रुपए हटो, यहाँ बात रुपए की थोड़ी नहीं हो रही। ठीक है, ये बन के तैयार होगा। अब अगर इस व्यवस्था का नाम अगर आप देखेंगे ढंग से, इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। और ऐसा हो जाए कि मैं इसे एक बॉक्स में बंद कर दूं, ऐसे करके। तो ये जो अब व्यवस्था बनी है ना, इस व्यवस्था का नाम होता है अमीटर। क्या नाम होता है बताइए, अमीटर। ये जो पूरी व्यवस्था बन के आई, अब इसका नाम क्या होगा बताओ, अमीटर। ये गैल्वेनोमीटर, इसके समांतर क्रम में संट प्रतिरोध, और ये पूरी जो व्यवस्था मिला दो, अगर इसको मिक्स कर दो, तो ये जो बन के आया है, अब इसका नाम क्या हो गया, अमीटर। तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीटर क्या होता है, तो क्या आपके सामने आंसर लिखा है या नहीं लिखा है बताओ। लिखा है, बोलेंगे कि यदि हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, यदि हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध जोड़ दें, तो इस प्रकार बनी व्यवस्था का नाम अमीटर हो जाता है। तो लिख दूं मैं इधर, जब लिख देता हूं, यदि हम
गैल्वेनोमीटर या धारामापी, लिख दें हिंदी जो भी सही समझे आप। यदि हम धारामापी के समांतर क्रम में समांतर क्रम में एक संट प्रतिरोध एस जोड़ दें, तब इस प्रकार बनी नई इस प्रकार बनी नई व्यवस्था को अमीटर कहते हैं। ये लो, ये है अमीटर का धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। लेकिन इसमें कई बार बहुत से न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, और इसका आता भी है न्यूमेरिकल्स। एक बार तो शायद 2021 में ही आया था, शायद देख लीजिए आप, कई सेट हैं उनमें से देखना, तो मिले हैं कई बार। और अब देखोगे ना कई उसमें मिलेंगे भी आपको। तो ये इसमें डेरिवेशन एक होता है, तो वो डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं यहीं से। देखिए जरा, ये अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक बंद पास नजर आ रहा है कि नहीं, बताओ। नजर आ रहा है। जहां कहीं भी बंद पास मिल जाए, क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू हो सकता है? हो सकता है। तो यहां पर भी हम लोग लागू कर लेंगे। हम लिखते हैं बंद पास में, बंद पास में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चले हल करते हैं और बताइए जरा। अच्छा, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, बताओ। किरचॉफ का द्वितीय नियम मैं यहां लिख देता हूं पहले। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है। आई आर का मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी बंद पास में बहने वाली धारा उसके संगत लगे प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, धारा और प्रतिरोध जितने मिलते जाएंगे उनके जो संगत होंगे उनका गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हम इस पॉइंट से चल रहे हैं, वो पॉइंट एक फिक्स कर लेते हैं ना जहां से धारा निकल रही होती है। तो अब यहां से कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट को फिक्स करिए आप, और इस पॉइंट से आप चलना शुरू करेंगे। और जब इस पॉइंट से घूम कर जाएंगे तो फिर से कहां पर आना है, इसी जगह पर, ये भी समझाया था ना। और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में धारा मिले तो पॉजिटिव, अपोजिट साइड में मिले तो नेगेटिव। बताओ मुझे इधर की ओर जाना है, मैं चाहता हूं मैं इधर की ओर जाऊं, तो बताओ आई जी सही है, तो आई जी मेरी डायरेक्शन में है, तो आई जी हम लेंगे यहां पर। और बताइए आईजी किस प्रतिरोध में जा रही, तो बोलो गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में, और इसका प्रतिरोध ही जी है। कितना है मानो, जी। तो इसका प्रतिरोध है जी। माइनस, अब माइनस प्लस आगे समझाते हैं, पहले यहां से पार हो गए, अब यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, आपको इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, ऊपर यहां पहुंचना है। तो बताओ ये धारा नीचे की ओर नहीं जा रही, मुझे ऊपर की ओर जाना है, ये धारा नीचे आ रही, तो कौन सा चिन्ह ले गई है, माइनस का चिन्ह। तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और कौन सी धारा है, आई माइनस आई जी। और बताओ ये किस में जा रही है, बोलो एस वाले में, संट प्रतिरोध एस में जा रही है। बराबर में कोई विद्युत वाहक बल नहीं दिख रहा है, जीरो। अभी एक बात समझिए जरा, ये जो संट प्रतिरोध आया ना इसके बारे में डिटेल में जानेंगे भी, ये क्या होता है। अभी घबरा नहीं, बस केवल संट प्रतिरोध को संट प्रतिरोध ही समझते रहे। अब ये बताओ, ये आई जी है, कोई बात नहीं, आई जी बना रहने तो। ये माइनस का है पूरा का पूरा, अगर उठा के उधर भेज दे तो प्लस का हो जाएगा, तो भेज दो उधर। तो आई माइनस आई जी और इनटू में क्या हो जाएगा, बोलो एस। अब गुणा करो, तो ये आई जी गुणे में कैपिटल जी। पहली बात तो समझो जरा, अगर आप संट प्रतिरोध क्वेश्चन पूछेगा वो कितना प्रतिरोध लगाना होगा, ये जो प्रतिरोध लगाते हो कितना लगाना होगा, तो ये एस की वैल्यू निकालनी है, तो ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो क्या बन जाएगा बताओ, आई जी
इंटू जी, और बटे में क्या आ जाएगा, आई माइनस आई जी, और उधर क्या बचा रहेगा बोलो, एस। तो एक चीज तो ये आपको पता चल गई कि मुझे कितना संट प्रतिरोध लगाना होगा अगर किसी धारा मापी को किस में बदलना है, अमीटर में। इससे आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात, इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाइए और इसी से थोड़ा सा और आगे हल करेंगे। हम लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से आएंगे तो फिर से गुणा करो, ये आई जी गुणे जी है बराबर, इसका आई का एस में करोगे तो आई एस हो जाएगा, माइनस आई जी का एस में करोगे तो आई जी इंटू एस हो जाएगा। ये आई जी माइनस का आई जी इंटू एस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये है आई जी गुणे में कैपिटल जी, प्लस का आएगा आई जी गुणे में एस, और उधर क्या होगा आई इंटू एस। अब एक बात समझिए जरा यहां से, अगर मैं आपसे ये बोलूं, यहां पर समझिए, अगर ये मैं पूछूं कि आई जी कॉमन है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कॉमन है। तो आई जी जैसे ही आप कॉमन करते हैं तो बताओ इसके पास से क्या बनेगा, कैपिटल जी प्लस इससे क्या बचेगा एस, उधर क्या बचेगा आई इंटू एस। अब एक बात समझिए, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आई जी मुझे निकालना है कि गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जा रही, तो ये गुणे में इधर आएगा तो जो आई जी की वैल्यू आती है वो आती है आई इंटू एस अपॉन में जी प्लस एस। या इसी को ऐसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले समझना, ये एस मैंने लिख दिया ऊपर, और क्या लिख दें जी अपॉन एस, नीचे आएगा जी प्लस एस। इसको बंद करके गुणे में कितना लिख लेंगे आई, ये भी है। तो आप जैसे आप समझे वैसे लिख लीजिए। ये लो, इस तरह से ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। दो ही चीज इसमें बार बार पूछता है कि गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी जा रही है वो बताइए, तो ये फॉर्मूला है। संट प्रतिरोध कितना होगा, ये फॉर्मूला है, समझ जाएंगे। अब यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है, देखो आई क्या होती है, कुल धारा, टोटल जो धारा होगी। आई जी केवल वो धारा जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है। अगर कुल धारा में से गैल्वेनोमीटर वाली हटा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगी संट प्रतिरोध में कितनी जा रही है। तो अब क्या बचा बताएं अपने पास पढ़ने के लिए, संट प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। अच्छा बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं। क्या मैं यहीं पर एक चीज और बता दूं, धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण करेंगे। धारा मापी से ही हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अब देखिए जरा यहां पर ये सेव हो चुका है, मैं इसको मिटाता हूं जल्दी से। यहां पर वोल्ट मीटर, ये पढ़ लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा यहां पर एक और नोट पॉइंट कर दो पहले, छोटा सा नोट, ये जो संट प्रतिरोध होता है ना, संट प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है बोलो, बहुत ही छोटा होता है। और अगर बहुत ही छोटा होगा तो अगर एक बार समझिए जरा, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगा दो आप, दो प्रतिरोध एक नीचे एक ऊपर, इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, देखना जो सबसे छोटा प्रतिरोध लगा होगा ना उससे भी कम आएगा। अब मेरी बात समझो, अगर मैं कहूँ एक प्रतिरोध यहाँ लगा है और यहाँ 1,00,000 का लगा है, समांतर क्रम में है, तो आंसर आप इसका निकाल लीजिए एक प्रतिरोध से भी कम आएगा। समझे, समांतर करो तो जब प्रतिरोध निकालते हो तो अपोजिट होता है ना, व्युत्क्रम होता है, तो उल्टा होता है, मतलब जो छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं इसमें आ जाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो जरा, अगर मैं कहता हूँ एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध ये है, इसका नाम है 5 और इसका नाम है 0.5। अब देखो इनका अगर टोटल निकालो मिक्स किया हुआ तो वो कितना आएगा, देखो जरा अभी। अगर हम लोग कहेंगे कि इसको निकालोगे तो 1/r बराबर क्या आएगा, 1/, ये वाला 5 प्लस 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो बताओ 1/r कितना आएगा, 5 लासा ले लोगे सेम है तो ऊपर ऊपर का जुड़ जाएंगे, 1 + 10 तो कितना आ गया 11, 11/5।
तो अगर ये अपोजिट करोगे तो 1/r इक्वल कितना आएगा 5/11। अब ये बताओ, इसको भाग करो तो 0.50 होंगे तो 11 चौके 44 होगा। अब बस तुम इतना ही समझ लो, 0.4 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। ये इसमें इनमें से सबसे छोटा प्रतिरोध कौन सा था, तो इससे भी छोटा आया कि नहीं आया। तो एक बात समझ आई होगी, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध हम कोई लगा देते हैं, जितना छोटा लगाएंगे तो उस ओवरऑल पूरे परिपथ का प्रतिरोध उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। और ये संट प्रतिरोध आगे चल के जानोगे बहुत ही तुच्छ होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर ये बहुत ही छोटा हुआ तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लगभग बहुत ही कम। तो एक बताओ, अगर बहुत ही बेहतरीन एमीटर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाओगे, और जब बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगाओगे तो ओवरऑल अमीटर का पूरा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास। तभी कहते हैं कि एक आदर्श अमीटर के लिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, 0 होना चाहिए। ये 0 होता है। ये लो, अब सही है। ठीक, ये कहाँ आ गया, अभी सही है। तो अब हम लोग पढ़ लें आगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बताएं। अब हम पढ़ेंगे धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। ये पूरी तरह से ये आपने पढ़ लिया। वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो अब सुनो जरा, ये जो क्रियाकलाप है ना, इसको हटाओ। अब ऐसा हो कि अगर हम लोग ये करें कि ये जो व्यवस्था है ना, समांतर क्रम नहीं, अब इसमें श्रेणी क्रम आ जाए। श्रेणी क्रम, क्रम में एक प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध, एक उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध आर लगा दें तो इस प्रकार बनी व्यवस्था को वोल्ट मीटर कहते हैं। ये लो, बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई। अमीटर और वोल्ट मीटर में कुछ खास अंतर नहीं है। अमीटर धारा मापी को अगर अमीटर में बदलना है तो आप समांतर क्रम में संट प्रतिरोध लगा लीजिए, और अगर आपको धारा मापी को ही वोल्ट मीटर में बनाना है तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दीजिए। कैसा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। और जब उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा मापी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो वोल्ट मीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में, इसमें। अब देखो जरा, इसका डेरिवेशन छोटा सा समझ लो, मैं बना कर दिखा देता हूं। ये है अपने पास, मानो गैल्वेनोमीटर, जी समझ गए। और इसके श्रेणी क्रम में लगाना है तो मान लो कि ये पॉइंट है, इस ऐसे मार्क करो, ऐसे मार्क कर लो। अब यहीं पर आगे इसके जोड़ दो एक प्रतिरोध को, ये लो, ये लो, बंद हो गया। अब देखो जरा, इसका नाम है आर, इसका नाम गैल्वेनोमीटर तो है ही, ये आप समझते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो ये जो व्यवस्था बन के आई है ना, इसका नाम क्या होता है बताएं, वोल्ट मीटर। ये जो पूरी व्यवस्था बन गई, अब इसका नाम होगा वोल्ट मीटर। ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर के साथ में ही हम आर को कनेक्ट कर दें अंदर ही, तो फिर जो नई अव्यवस्था बन के तैयार होती है उसका नाम क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। ये जो प्रतिरोध कैसा होता है, बोलो उच्च प्रतिरोध होता है। कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध। और इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर IR वाले से हल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जरूरत नहीं, बस ये इतना है, डेरिवेशन से कोई मतलब गरज नहीं। वहां पर आता है तो आप बता दीजिए कि ये है, और V बराबर IR लगाएंगे भी तो वही सेम आएगा। जो धारा यहाँ से गुजरेगी वही से गुजरेगी, वही इससे गुजरेगी, कुछ और खास अंतर ना आएगा। अगर आप आई भेजोगे भी तो श्रेणी क्रम में सब में धारा सेम होती है। आर ही तो केवल बदलेगा, क्या बदलेगा बोलो, आर बदलेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखना जरा, ये धारा निकली, यहां पर कौन सी धारा जाएगी बोलो जरा, ये धारा IG यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी,
इसमें भी IG जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान कभी भी नहीं बदलता है। अगर मैं आपसे कह भी दूं कि चलो डेरिवेशन हल कर लो इसका, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जानता हूं कि यहां पर I धारा है, इसमें गुजरी, तो मान लो मैंने IG नाम दे दिया, तो इसका प्रतिरोध G है, इसका प्रतिरोध R, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकाल लो, परिपथ का प्रतिरोध। तो इस जगह पर कितने प्रतिरोध नजर आ रहे हैं आपको, बताओ? आपको दो प्रतिरोध नजर आ रहे होंगे। कितने प्रतिरोध बोलो? दो प्रतिरोध। तो R डैश नाम दीजिए और R1 प्लस R2 कर लेंगे, तो R1 प्लस R2, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो, तो बताओ जरा इनके नाम क्या देंगे आप? R डैश बराबर R1 की वैल्यू तो कैपिटल G है गैल्वेनोमीटर का, और R2 मतलब है वो वाला बाहर वाला, तो R2R। समझ गए? ये बन के तैयार हो गया अपने पास फॉर्मूला, वो है प्रतिरोध का, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह दूं लगाओ आगे V बराबर IR का फॉर्मूला, लिखते हैं अतः परिपथ का वोल्टेज, वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है बोलो? V बराबर IR, V बराबर IR, पर R डैश आएगा क्यों? क्योंकि एक से अधिक प्रतिरोध होने पर तुल्य प्रतिरोध लिया जाता है। अब बोलो जरा, ये V है, I की वैल्यू बताओ, इसके अंदर की बात करो तो IG ले सकते हैं हम लोग, और गुणे R की वैल्यू की जगह हम क्या लिखोगे? R डैश की जगह G प्लस R। ये लो बन के तैयार हो गया। तो अगर आप इसे पता करना चाहें, इन्हें तोड़ करके आगे पीछे कर लीजिए, तब भी हल कर सकते हैं। समझ आएगा ना? अब तो कुछ दिक्कत ना होगी सबको, तो बना लेंगे ना अपने आप से। ठीक, ये है, इसे हल कर लो, ये कर लेना अपने आप से, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अब क्या बचा अपने पास? शंट प्रतिरोध के बारे में जानना, तो इसको भी हटाते हैं। बताओ एक बार फिर से मेरे साथ बता दो, अमीटर अगर बनाना है आपको धारामापी से, धारामापी से अमीटर बनाना है, तो किस क्रम में लगाओगे आप प्रतिरोध को? कितना प्रतिरोध लगाओगे, छोटा या ज्यादा? छोटा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अमीटर धारामापी को ही वोल्ट मीटर में बनाना है, अब क्या करेंगे आप? फिर एक प्रतिरोध लगाएंगे धारामापी के, पर किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कैसा प्रतिरोध होना चाहिए? उच्च। अच्छा, सबसे ज्यादा कितना होता है प्रतिरोध? सबसे ज्यादा कितना होता है? अनंत, है ना? तो यहीं पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो एक नोट पॉइंट कर लीजिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये लो, आप समझ जाएंगे सब लोग। बताएं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना लिया जाएगा बोलो? अनंत। और अमीटर का प्रतिरोध कितना लिया जाएगा? आदर्श मीटर का 0 लिया जाएगा। अमीटर का 0, वोल्ट मीटर का अनंत, क्योंकि उसके समांतर क्रम में लगाना होता है और प्रतिरोध का मान कम करना होता है ताकि धारा बढ़ सके, अच्छी मिल सके। और इसमें क्या होता है, वोल्ट मीटर अच्छा पाने के लिए आपको उच्च प्रतिरोध जोड़ना होता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए। इसकी वजह से हम कहेंगे इसमें उच्च लगाया जाता है, और बहुत उच्च की बात हो जाए तो कहाँ तक चले जाते हैं? अनंत तक। ठीक, चलो अब लास्ट बचा जो संट के बारे में बार बार ढूंढ रहे थे, इसमें आ जाते हैं। संट क्या होता है? दिख जाएगा स्क्रीन में, हाँ नजर आएगा। चलो पढ़ लो इसको भी, संट क्या होता है। तो हम अगर बात करते हैं संट की, तो लिखेंगे संट एक बहुत ही तुच्छ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटा, अत्यंत छोटा प्रतिरोध होता है। इसे एस से प्रदर्शित कर लेते हैं। अच्छा, एक बात समझो जरा, यहाँ पर एक बात आती है कि अगर इस संट प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में छोड़ दो तो क्या बहुत प्रभाव हो जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं होगा। ठीक है, संट प्रतिरोध बहुत ही तुच्छ होता है। तो अगर आप मान लो कि एक 10 है, ये 10 प्रतिरोध पहले ही लगा हो, 10 ओम का,
और इसके बीच में यहाँ संट लगाएंगे ना, तो संट का मान मान लो बहुत ही कम होगा, एस की वैल्यू मान लो 0.00000001 ओम। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो बहुत कम है ना, तो जब इसको ऐड भी करोगे तो ये अगर R1 है, ये R2 है, तो अगर R डैश निकालोगे तो R1 प्लस R2 करोगे तो जोड़ोगे तो R डैश का मान आ जाएगा 10.00001 ओम। आएगा ऐसे। तो बताओ क्या इसमें कुछ ज़्यादा फर्क आया क्या? नहीं। लेकिन ये खेल तब कर जाता है जब ये समांतर क्रम में लगा हो, तब परिपथ के प्रतिरोध को बहुत ही नीचे ले जाता है। ये काम सबसे अच्छा कब करता है? जब ये समांतर क्रम में लगा हो। श्रेणी क्रम में तो बिल्कुल तुच्छ है, बिल्कुल बेकार माना जाता है। तो अब बताओ, अब कोई दिक्कत है? नहीं। संट क्या होता है? संट एक बहुत ही तुच्छ या अत्यंत छोटा प्रतिरोध होता है, इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर लेते हैं। और बताइए कुछ दिक्कत इसमें से जितना मैंने आज पढ़ाया? नहीं, तो फिर ठीक है। ये है आज का टॉपिक पूरा, आज से चैप्टर खत्म होता है। फिर अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं।